फिर दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे? तो अब हमने तीसरा पार्ट शुरू कर दिया है। दो पार्ट्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा हमने, और अगले पार्ट में क्या पढ़ा था हमने? अगले पार्ट में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, की कैसी होनी चाहिए एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और हमने पढ़े थे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रिवाइज करेंगे हम चैप्टर को, लास्ट पार्ट में अच्छे से रिवाइज करेंगे चैप्टर को कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अब हम इस पार्ट 3 को शुरू करते हैं। आज देखो, मैंने पहले से ही लिख लिया हुआ है। अब देखो, ऐसा है ना कि मैंने आज पहले से क्यों लिखा है, क्योंकि अब आप देखो बड़ी क्लास में आ चुके हो, सारी चीज़ें लर्न करने बैठोगे तो तब तो आपकी बड़े बुरे हाल हो जाएंगे। कितनी चीज़ों के रट्टे निकालोगे आप खुद सोचो। ठीक है, अब आपको खुद से स्टोरियाँ मारनी आनी चाहिए। अगर आप चीज़ को समझ लो तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, खुद से स्टोरी मार दोगे आप। तो इसलिए मैं आज जो करवाऊंगा ना, मैं आपको मैक्सिमम सारी स्टोरी मारने वाली बातें हैं। अगर आप अच्छे स्टोरी बना लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं आज कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो देखो, मैंने सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में यही सेम टॉपिक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज मैंने पहले से ही लिख ली। इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कल हमने पढ़ा था कैसी होनी चाहिए, अब हम पढ़े क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात है कि रिलायबल होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? रिलेवेंट। रिलेवेंट होनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि क्या है रिलायबल, क्या है रिलेवेंट, क्या है, पढ़ेंगे। और क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। और क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है। अ, तो कंपेरेबल होनी चाहिए कि हम उसको किसी चीज से कंपेयर कर पाए। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम शुरू से पढ़ते हैं इसको। रिलायबल, रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल का वैसे मतलब होता है ट्रस्टफुल। वैसे मतलब होता है ट्रस्टफुल। अब जैसे सपोज आप अपनी बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर जैसे अभी आप स्कूल जाएंगे तो आपको बुक्स लगेंगी, जैसे आपका इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की आपको बुक मिलेंगी। तो आप उन्हीं बुक से पढ़ेंगे पेपरों के लिए। अगर दिन रात मेहनत करेंगे तो किससे करेंगे? उन्हीं बुक्स से करेंगे। तो आप उन बुक्स पे क्या करें? विश्वास करें। क्यों विश्वास करें? क्योंकि आप मानते हैं कि वो क्या है? रिलायबल है। ठीक है, तो अब रिलायबल में क्या होना चाहिए? देखो, यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन। क्या क्या लिखा हुआ है भाई? एक तो इन्होंने लिख दिया कि यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस पर जो यूजर है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड हो सके, जैसे आप अपनी बुक पे होते हैं। तो इसमें एग्जांपल मैंने किस चीज का दे दिया? आपकी बुक्स का। ठीक है, बुक्स का एग्जांपल दे दिया कि आप वो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो वो रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसके ऊपर पूरे डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। ठीक है, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए उसमें, या कोई भी ऐसी गलत धारणाएं नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो कोई कोई एरर नहीं होना चाहिए उसमें। अब सपोज अगर आप बुक पढ़ रहे हो, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं आप, और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक निकली, तो आपको क्या बुक वो रिलायबल लगेगी? नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि यार ये तो गलत बुक है, एग्जाम जब इसमें खुद सही नहीं लिखा हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो वैसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो उस पर डिपेंड हो सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। और क्या है? इसमें फेथफुली रिप्रेजेंट वट इट मेंट टू रिप्रेजेंट। मतलब जो दिखाना चाहे ना वो वही चीज दिखा दे। ऐसा ना करे, गोल मोल बातें ना करे। ठीक है, जो दिखाना चाहता है भाई साफ बोल दे। तो फेथफुली रिप्रेजेंट वट इट मेंट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि साफ साफ बता दे जो बताना चाहता है, ऐसे गोल मोल ना करे बातों को। ठीक है, उसके बाद आ गया अगला पॉइंट, क्या है इसमें? टू इंश्योर रिलायबिलिटी। मतलब पता कैसे करें कि रिलायबल है? पता कैसे करें? एक तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हम उस पर डिपेंड करने चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, और जो वो बताना चाहे वही बताए, गोलमोल ना करे बातों को। ये तीन चीजें तो होनी चाहिए। और क्या है? अगली चीज क्या है कि कैसे पता करें? एक तो इसमें क्या है? टू इंश्योर रिलायबिलिटी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिबल। ठीक है, क्रेडिबल मतलब एकदम ट्रस्टफुल निकालो आप। ट्रस्टफुल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कुछ भी हो, बिल्कुल अच्छी जगह से आई होनी चाहिए। मतलब ट्रस्ट वर्द सोर्स से इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए हमारे को, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? और क्या होनी चाहिए? वेरीफिएबल। वेरीफिएबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज। ठीक है, वेरीफिएबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज मतलब जैसे कि सपोज आपका जो भी मान लो इन्फॉर्मेशन बनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो उसमें क्या हो? नीचे साइन हो, नीचे क्या हो? उसमें साइन हो, चेकड हो, किसी किसी ने चेक की हुई हो इन्फॉर्मेशन को। तो ठीक है, तो वैसे इनको कौन चेक करता है? ऑडिटर चेक करता है। तो वैसे ये क्या चीजें होनी चाहिए? चेक होनी चाहिए। जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो चेक होनी चाहिए इंडिपेंडेंट पार्टी से। मतलब जिसका बिजनेस है वही साइन कर दे, बोले कि जी ये मैंने बनाई है, ये तो सही है। अब खुद ही बनाई है तो खुद चेक कैसे कर सकते हैं? कोई उसको इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब कोई और पार्टी उसको चेक करे। और न्यूट्रल होनी चाहिए, फेथफुल होनी चाहिए। तो बस इसमें आपने गप्पे मारनी है। अगर आप इसको रट्टा लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतनी सारी चीजें कहां रट्टा लगाओगे आप? समझ लो, रिलायबल मतलब ट्रस्टफुल। ठीक है, तो बुक का एग्जाम्पल सोचो अपने दिमाग में, और जो मन में आ रहा है एग्जाम में लिखते जाओ। ये मैंने आपको बता दिया, बुक की लैंग्वेज लिख दी हुई है बिल्कुल। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, देख लेते हैं जी बुक वालों ने क्या लिखा है। इन्होंने बोला रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट क्या होती है? इसमें बुक का एग्जांपल लेंगे। जैसे सपोज आपको कौन सी बुक रिलेवेंट है, मैंने बताया आपको अभी कौन सी बुक रिलेवेंट है, एनसीईआरटी। तो रिलेवेंट रिलेवेंट चीज आपको है। अब आप +1 में आए तो +1 की जितनी भी सीबीएसई बोर्ड ने बताई हुई है बुक्स, वो आपको क्या है? रिलेवेंट है। ठीक है, तो रिलेवेंट
का मतलब क्या हुआ अब इसमें कि एक तो मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। अगर जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं सपोज आपके, तो आपको बुक कब चाहिए होगी? एग्जाम से पहले चाहिए होगी ना, एग्जाम के बाद कुछ करोगे उसका नहीं, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जानी चाहिए, तभी रिलेवेंट रहेगी ना वो। अब आपको एग्जाम के बाद अगर बुक किताबें दे रहे हैं तो क्या फायदा उन किताबों का, आपके लिए कोई फायदा नहीं है उनका। तो इसलिए क्या रिलेवेंट कौन सी चीज हुई आपके लिए, जो आपको एग्जाम से पहले मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको अपने बुक से एग्जाम्पल से अगला पॉइंट भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन बाय ऑफ यूजर्स बाय। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ ये ध्यान से समझो आप, कि डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे। जैसे सपोज इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, अपने बंटी जी को बुला लेते हैं हम। तो लो जी, बंटी जी को बुला लेते हैं हम, ये आगे बंटी जी हमारे। ठीक है, ये बिजनेसमैन है अब। ठीक है, चश्मे लगाते हैं इनके यार, फिर आप बोलो कल लगा दिए थे आज लगाए नहीं। ठीक है, तो ये बंटी जी आगे हमारे। अब बात क्या है, अब इसको मान लो कि क्या है कि जी बंटी के बिजनेस में ना बड़े लोग पैसा लगाना चाहते हैं। बंटी बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है, पैसा लगाना चाहते हैं। तो सपोज बंटी ने फर्स्ट ईयर कितना मुनाफा कमाया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, बिजनेस के ईयर है, कॉलेज के नहीं। ठीक है, तो ईयर, पहले साल मान लो बंटी ने कमाए 100 रुपये, दूसरे साल कमाए इसने 200 रुपये, तीसरे साल कमाए इसने -400, लॉस हो गया भाई, लॉस। पहले प्रॉफिट में था बंटी, इस साल भी प्रॉफिट में था, इस साल इसने पता नहीं क्या किया कि इसको लॉस हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको हो गया लॉस। अब बात क्या है कि ये मान लो अभी इंफॉर्मेशन आई नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आई है जी लोग पैसा लगाना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन आई है जी लोग पैसा लगाना चाहते हैं, और अब तीसरे साल की इंफॉर्मेशन नहीं आई। सपोज मान लो जिस दिन ये इंफॉर्मेशन आती है, अब सारे लोग हैं यहाँ, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं, वो बंटी के बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। वो बोलते हैं जी बंटी तो कमाल बिजनेस कर रहा है, सारे पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन आई, इनका डिसीजन बदल गया ना, इनका डिसीजन बदल गया कि ओहो बंटी ने तो, ये सारे क्या जाएंगे, भाग जाएंगे सारे। तो जब ये इंफॉर्मेशन आएगी तो इनका डिसीजन क्या हो जाएगा, डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो डिसीजन चेंज हो जाएगा मतलब इन्फ्लुएंस, ये डिसीजन इनके ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये क्या कर रही है, लोगों के डिसीजन को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, मतलब ये बदल सकती है, उसकी वजह से लोग डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए कि उससे किसी का डिसीजन बदल सके, बदल सके। ठीक है, सपोज मान लो इस भाई 800 हो गया, प्रॉफिट हो गया, मान लो 800 का, प्लस 800 कर देते चलो इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां 3 लोग थे पहले लगाने के लिए, अब लोग हो गए 50। ठीक है, ढेर सारे लोग हुए, अब इतने सारे 50 तो मैं बना भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हो गए अब। ठीक है, लगाने के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सके। तो वो कैसे कैसे हो सकता है वो, देखो, हेल्प, ये क्या बोलते हैं, मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स बाय, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी वो इंफॉर्मेशन, हेल्प इन प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो प्रॉफिट का अंदाजा लगाए थे पहले कि 2 सालों से प्रॉफिट में है, तो अगले साल भी प्रॉफिट में ही रहेगा। ठीक है, लॉस में भी जा सकता है वो, तो पुराना वगैरह को हर चीज को देखते हुए वो डिसीजन ले थे। लेकिन जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आई तो वो अब अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अगले साल क्या होने वाला है। ठीक है, अब बात आती है अगली। ठीक है, कंफर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवैल्यूएशन। अब जैसे देखो, कुछ लोग सोच रहे थे कि इसमें लगाएंगे हम पैसे, मान लो अगर बंटी को लॉस हो गया तो लोग क्या चले गए, भाग गए, उनको पता लग गया कि वो क्या गलत सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे कि उसके बिजनेस में पैसे लगाए, उसने तो जी 400 का लॉस कर दिया था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जो पास्ट इवैल्यूएशन, मतलब जो उन्होंने पुरानी इवैल्यूएशन सोच के रखी थी ना, जो उन्होंने पुरानी चीज सोच के रखी थी ना, वो क्या हो गई, वो अब करेक्ट कर दी उन्होंने, कंफर्म कर लिया और करेक्ट कर लिया, या तो कंफर्म कर ली, मान लो उनको लग रहा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही हो गया, और उन्होंने कर ली कंफर्म, बोले अब तो पैसा लगाएंगे, या क्या कर ली, करेक्ट कर ली, लॉस हो गया, उन्होंने बोला नहीं जी इसमें नहीं लगाना। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कंफर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये आपको रेलेवेंस भी समझ आ गया। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मीन्स डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सेम सेंस। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इन सेम सेंस इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। अब जिस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बताई गई है ना, दूसरे को उसी तरीके से समझ आनी चाहिए। अब सपोज मैं आपको कुछ बता रहा हूं, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप समझ कुछ रहे हो, तो बात बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी, आपको कुछ पता नहीं लगेगा, सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक तरीके से क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, क्या उसमें मतलब क्वालिटी होनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन में, कि जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से आपको समझ आ जाए, उसको बोलेंगे हम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वैसी अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। तो बस इसका यही मतलब था। अगला पॉइंट पर लेते हैं जी, क्या लिखा हुआ है, ये बोलते हैं टू बी कंपेरेबल अकाउंटिंग रिपोर्ट मस्ट बिलोंग टू कॉमन पीरियड। ठीक है, यूज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। अब देखो ये कुछ नहीं बोल रहे, ये इनको छोड़ते हैं बुक वालों को, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपने बस स्टोरी मारनी है पेपर में। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सपोज मान लो बंटी
करता था बिजनेस, पहला साल हो गया, सेकंड सेकंड हो गया साल, थर्ड साल हो गया। मान लो पहले साल इसने प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट बनाया अपना, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस देखा है उसने कितना होता है क्या होता है। तो मान लो बंटी को पहले प्रॉफिट हुआ, तो बंटी ने बोला जी मेरे को हुआ 100 रुपये प्रॉफिट, ठीक है। अगले साल इसने बोल दिया कि जी मेरे को हो गया प्रॉफिट, मेरे को हो गया $3 का प्रॉफिट, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो गया? $3 का, ठीक है। और तीसरे साल ये जी दोबारा बोल रहा है कि जी मेरे को तो हो गया 400 रुपये का लॉस। तो ये क्या अच्छा तरीका है कि बीच में डॉलर ले आया? नहीं। क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। अब $3 को हम 100 रुपये से कंपेयर कैसे कर पाएंगे? पहले कन्वर्ट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे तो मुश्किल आएगी ना। तो इसलिए क्या होनी चाहिए? एक तो क्या होनी चाहिए, क्या बोला इन्होंने? कॉमन यूनिट। क्या बोला? कॉमन यूनिट। तो यूनिट कॉमन होनी चाहिए। अगर रूपी चला हुआ है तो पूरे रूपी में ही रहे, डॉलर चला हुआ है तो पूरे डॉलर में ही रहे, ठीक है। और क्या होना चाहिए? बिलोंग टू कॉमन पीरियड। मतलब जैसे अगर इसने 1 साल का पहले किया, ठीक है, 1 साल का किया, तो अगले साल ऐसा नहीं कि 3 साल उसके बाद 3 साल इकट्ठे करें ना, 1 साल वैसे करके चलना चाहिए, ठीक है। पीरियड कॉमन रखना पड़ेगा। कॉमन पीरियड जैसे सपोज बंटी रखता है कि पूरे साल की 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक, तो अगले साल भी वो कैसे चलना पड़ेगा उसको? 1 जैन से 31 दिसंबर तक। ऐसा नहीं कर सकता कि अगले साल जी फेब से स्टार्ट कर लेता हूं मैं, वैसा नहीं। पीरियड रहेगा कॉमन। तो कॉमन क्या क्या चीजें रहेंगी? कॉमन क्या क्या चीजें रहेंगी अंडरस्टैंड कंपेयर करने के लिए? एक तो पीरियड कॉमन रहेगा। क्या कॉमन रहेगा? पीरियड कॉमन रहेगा। और दूसरी चीज क्या कॉमन रहेगी? यूनिट। तीसरी चीज फॉर्मेट। अब मान लो एक बार ये ऐसे टी फॉर्म में बना रहा है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बार इसने ऐसे करके लिख दिया, तीसरी बार इसने पैराग्राफ लिख दिया कि जी ऐसे से किया मैंने फिर वैसे प्रॉफिट हुआ, तो जी कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो कंपेयर करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो कॉमन पीरियड होना चाहिए, कॉमन यूनिट होना चाहिए, कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए बताने का, ठीक है। मतलब एक ही तरीका होना चाहिए बताने का। तो ये हमने 4 चीजें पढ़ ली, ये 4 क्वालिटीज पढ़ ली हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। क्या? एक तो होनी चाहिए रिलायबल इन्फॉर्मेशन। क्या होनी चाहिए? रिलायबल मतलब ट्रस्ट कर सके, रेलेवेंट मतलब काम आ सके, अंडरस्टैंडिंग समझ वैसी है जैसी समझाई जाए, ठीक है। और कंपेरेबल मतलब किसी के साथ हम कंपेयर कर सकें उसको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगली बात पे। अगली बात जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली बात ना आपको बुक में नहीं बताई हुई अभी फिलहाल, पर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। मतलब बुक में बताई हुई है ऐसे पैराग्राफ्स वगैरह में, पर बिल्कुल क्लियरली नहीं बताएगी, ठीक है। अब हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने क्या पढ़ी थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने आपको बोला था आप यही पढ़ोगे इस साल, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हो आप, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जी क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, इसका एक एंड प्रोडक्ट होता है। एंड प्रोडक्ट मतलब एंड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इतनी देर से पढ़ी जा रही है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो एंड प्रोडक्ट होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसमें बनता क्या है? उसमें बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। तो अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 चीजें होती है मोटे तौर पे। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह और भी बताई चीजें होती है, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन मोटे तौर पे आप अभी समझो, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो सबसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरी चीज क्या होती है? बैलेंस शीट। अब जी ये नए वर्ड्स आ गए आपके सामने, बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ये आपको बताता है कि आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? नया वर्ड आ गया, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? एक साल को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या अकाउंटिंग पीरियड क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कुछ नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड है आपका, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसको 1 साल, अभी आप फिलहाल के लिए समझो कि 1 साल, 1 ईयर, 1 ईयर को आप अकाउंटिंग पीरियड बोल दोगे, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बोलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है आपको, ये बताता है या तो प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो ये एक एक दिन का नहीं बताता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इस दिन में कितना कमाया, वैसे नहीं, पूरे साल का बताएगा। क्या बताएगा? पूरे साल का। अगर पूरे साल में या तो तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, ये तुम्हारा कौन बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिखने में कैसा होता है? इतनी टेंशन ना लो, आगे जाके तुमने पूरे साल यही बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ही बनाते रह जाओगे पूरे साल, ठीक है। तो ये आप अभी फिलहाल के समझो कि ये बताता क्या है, तो जितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस किया हमने पूरे साल में। बैलेंस शीट क्या बताती है? ये डिपिक्ट करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब लेकिन इसमें हम फॉर नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ।
तो ये पूरे साल की नहीं होती, एक तरीके से ये होती है उसी दिन की, उसी दिन की। मान लो साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, तो उसी दिन की क्या बन जाएगी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनेगी उसी दिन की। जैसे उसमें दो चीजें होती है बैलेंस शीट में, एक होते हैं एसेट, एक होते हैं लाइबिलिटी। अभी मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके के होते हैं। लाइबिलिटी मतलब उधारी, आपने जिसको जो जो पैसा देना है, जो पैसा देना है ना आपको, वो क्या है आपकी लाइबिलिटी। जिसको भी जो भी आपने कुछ भी देना है वो क्या है आपकी लाइबिलिटी। एसेट क्या है आपके, एसेट आपके कुछ नहीं है। एसेट आपके जो आपके पास है, जो आपके पास है वो है एसेट है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो क्या होगी लाइबिलिटी। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल हो गया, जैसे आपके पास क्या है, कार है मान लो। ठीक है, और क्या है, मनी, पैसे है पड़े हुए, वो भी आपके एसेट है। बिल्डिंग है आपके पास, वो भी एसेट है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो गए ये, इसका हो गया ये। तो एसेट और लाइबिलिटी आपकी ही होगी। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा से अपने पॉइंट पे जो मैं बताता। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। अब जी आ जाते हैं हम अपने अगले अगले टॉपिक पे आज के। आज अभी तक हमने ये पढ़ा कि इसमें आपने गप्पे मारनी है बस, और कुछ नहीं करना। और ये मैंने आपको एज ए जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी है, आपको पता होना चाहिए कि ये दो चीजें बनती हैं। ठीक है, ये दो चीजें कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जी अगले अगले टॉपिक पे आते हैं, मैंने लिखा हुआ है पहले से। तो जी अगला टॉपिक आ गया। अगला टॉपिक क्या बोलता है, अगला टॉपिक बोलता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या महत्व है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का जी सबसे पहले तो है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इससे क्या समझते हो आप, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इससे समझते हो कि अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स एक तो क्या करके रखता है, अकाउंट्स करके रखता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई आपकी, वो सारी रिकॉर्ड कर लेगा। वो क्या कर लेगा, अकाउंटिंग का एक महत्व है कि वो सारी रिकॉर्ड कर लेगा। अब जी बुक वाली लैंग्वेज मैंने लिखी दी है, इसको पढ़ते हैं आपको पूरा समझ आ जाएगा कि जी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो बुक वाली लैंग्वेज पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज यूज फॉर मेंटेनिंग ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग किसके लिए यूज होता है, मेंटेनिंग ऑल रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, सारे रिकॉर्ड ये मेंटेन कर लेता है। वही गप्पे हैं, कुछ नहीं है इसमें, आपने गप्पे मारनी है। पूरी स्टोरियां पा सकते हो आप इसमें। आपको तभी मैंने पहले से लिखा हुआ है, आपको एज इट इज नहीं लिखना, आप अपने हिसाब से जैसा मन चाहे लिख सकते हो। इसको नोट्स बना लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन है, मान लो पूरे साल की ट्रांजेक्शन है, तो कहाँ याद रख पाएगा कोई भी बंदा अगर बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा, वो नहीं याद रख पाएगा कि उसने क्या क्या किया पूरे साल में। ठीक है, तो जैसे सेल होती है बिजनेस में, परचेज होती है, रिसिप्ट मतलब कहीं से पैसे आए हों, कहीं किसी को पैसे दिए हों, कुछ नहीं याद रहता। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी क्या होती है, अकाउंट्स का क्या काम है, वो लिख लेता है जी सारी। इतनी याद नहीं कर पाओगे तो लिख लिया आपने। दूसरी चीज क्या होगी, इसमें आ गया प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब हुआ आपका कि आपके पास पूरे साल का रिकॉर्ड रहता है, पूरे साल का, कि किस दिन आपने क्या क्या किया, वो पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं, गप्पे अपने आप हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, और जी दूसरी चीज क्या बोलती, कैन बी यूज फॉर वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो एक्ट एज एविडेंस। वेरिफिकेशन मतलब मान लो जैसे आगे जाके डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट हो गया मतलब लड़ाई लड़ाई होगी, कोई कस्टमर आया, आपने बोला जी तूने मेरे 100 रुपए देने थे, वो बोलेगा मैंने तो नहीं देने थे, तो आप अपनी अकाउंट की बुक खोलोगे और उसमें डेट निकालोगे कि देख 18 तारीख को, जैसे सपोज एग्जांपल ले लिया रैंडमली, 18 तारीख को तूने मेरे से इतना सामान लिया था 100 रुपए का, तो तूने मुझे देने हैं। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई कर सकते हो आप। ठीक है, या उसको याद नहीं कितने देने हैं, तो वेरीफाई हो गया। और क्या हो, कैन ऑल्सो एक्ट एज एविडेंस, सबूत। ये एविडेंस का मतलब क्या हुआ, सबूत। तो सबूत के तौर पे भी काम कर सकती है क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब अगली चीज आ गई कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसा भी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो इसमें कुछ नहीं है, वही बातें हैं, पढ़ लेते हैं। तो ओनर ऑफ बिजनेस ऑलवेज वांट टू नो अबाउट द बिजनेस ऑपरेशन। ये बोले कि जो ओनर होता है उसको जी बहुत इंटरेस्ट होता है बिजनेस ऑपरेशन को। जैसे अब बंटी है, उसको पूरा इंटरेस्ट होगा ना अपने बिजनेस में, अपना बिजनेस कर रहा है वो, तो पूरा इंटरेस्ट होगा उसको। ठीक है, और वेदर बिजनेस अर्न प्रॉफिट और लॉस, वेदर बिजनेस अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। ठीक है, तो क्या बिजनेस ने क्या प्रॉफिट किया है या लॉस किया है पूरे साल में, ये मतलब ओनर को जानने की मतलब हर बारी इच्छा रहती है। और क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। ठीक है, अब वही वाली बात को देखो गोल करके लिख दिया हमने, थोड़ा लंबा करना है। जैसे अगर आपको पेपर में आ गया तो ऐसे 2 लाइनें लिखे होगे यहाँ तक, तो टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, टीचर मार्क्स काटेगी। थोड़ा लंबा करके लिख देते हैं बच्चे, तो देखो अब लंबा करके मैंने भी लिख दिया। अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो अकाउंटिंग किस चीज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या कितना आपने प्रॉफिट किया साल में, कितना लॉस किया। तो इन्होंने पहले बोला कि हर बिजनेसमैन को ये चीजें जानने की क्या होती है, इच्छा होती है। और ये इच्छा कौन पूरी करता है उनकी, ये इच्छा पूरी करता है उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उनकी ये इच्छा पूरी करती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बताती है जी कि कितना प्रॉफिट कमाना है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ है, किसमें, एक अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब एक साल में। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसा समझो आप। ठीक है, उसके बाद आ गया डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जी बिल्कुल अभी जैसा हमने पढ़ा था कि बैलेंस शीट बनती है, वही वाली बात है। ठीक है, अकाउंटिंग ऑल्सो डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, मतलब उस दिन की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। ठीक है, उस दिन की, पूरे साल की नहीं, उस दिन की होती है इसमें। ठीक है,
तो क्या फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एट द एंड, हर साल के अंत में ये क्या बताता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल दिया इन्होंने, अकाउंटिंग प्रोवाइड बैलेंस शीट। ठीक है, विच डिपिक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एसेट और बैलेंस शीट देता है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि क्या देता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि ये प्रॉफिट अर्न कितना किया, लॉस कितना कमाया, ये अकाउंटिंग बताता है। बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल क्या पोजीशन बताते हैं, कितने पैसे देने को है, कितने पैसे लेने को है। ठीक है, वो सारा बताता है। ठीक है, इसमें उसके बाद आ गया आपका लास्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अब जी ये क्या है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर। ठीक है, हमने आपने आपने शुरू से ही तो पढ़ते आ रहे हो कि यूजर्स को देना होता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड, हम पढ़ ही रहे हैं। आईएमआरसी में सी क्या था, कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेट कर देते हैं आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, किसको, यूजर्स को। कैसे करते हैं, या तो रिपोर्ट के फॉर्म में करोगे, या स्टेटमेंट के फॉर्म में करोगे, या ग्राफ दे दोगे, या चार्ट दे दोगे। ये फॉर्म से आगे जाके आप पढ़ोगे। तो इससे यूजर्स क्या कर सकते हैं, सो दैट इट्स यूजर कैन टेक डिसीजन। तो बस अगर आप यही बातें, रट्टे नहीं लगाने, इसको समझ लिया ना आपने और बस लिखा है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। देखो जी, सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि रिकॉर्ड कर लेते हैं जी, सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, ताकि मतलब प्रूफ सा रह जाए हमारे पास, याद नहीं रहता, इतना तो लिख लिया हमने। प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये बता देगा, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं ये भी बता देगा। और क्या बता देगा, यूजर्स है जो जो जिसको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जी आए और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के अपनी खुद को सेटिस्फाई कर ले, अपने मतलब अपने डिसीजन ले ले। तो बस यही था इसमें। तो अब अगला जो आपका लास्ट टॉपिक है आज का, वो इसी से ही जनरेट होता है। मतलब बुक में आपका पूरा लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोला था पढ़ेंगे कि यूजर्स कितने तरीके से होते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। अब वो पढ़ते हैं हम कि उनको क्यों चाहिए होती है। तो जी बस अब इस वीडियो को हम खत्म करने लगे हैं, लास्ट चीज पढ़ रहे हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैसे। ठीक है, तो एक तो होते हैं, हमने पढ़ा था कि दो तरीके के इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। कुछ नहीं, इजी पढ़ेंगे हम इसको, बुक में बड़ा कुछ लिखा हुआ है, हम इसको इजी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टेड यूजर मैंने आपको बताया था जो मैनेजमेंट का पार्ट हो, जैसे कि क्या हो गया, ओनर, और क्या हो गया, मैनेजमेंट खुद, जो बिजनेस को संभालते हैं, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, वो सारे हो गए ओनर। तो ओनर को क्यों चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, ओनर को इन्फो, तो हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, याद रखना टॉपिक क्या है, इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। ठीक है, तो हम इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छा लगे और याद रहे, चाहिए होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, वाई दे नीड इन्फॉर्मेशन, वाई दे नीड इन्फॉर्मेशन। तो जी सबसे पहले तो क्या आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी। क्या आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी, कि जी कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ओनर को मैंने बताया आपको कि जानने में रहता है, पैसा लगाया किसी बंदे ने, अपना बिजनेस खोला है, तो उसको ये तो मतलब रहेगा ना कि क्या कितना प्रॉफिट कमाया उसने। ठीक है, अब आ जाते हैं मैनेजमेंट। तो ये बिल्कुल डिसीजन मेकिंग, अब उनको देखना है ना कि डिसीजन डिसीजन लेने बिजनेस के बारे में कि क्या आगे हम हमारे को करना चाहिए, क्या हो रहा है कि नहीं। और जी दूसरा वही जो ओनर को होता है, प्रॉफिटेबिलिटी। अब मैनेजमेंट काम करिए दिन रात बिजनेस के लिए, तो उसको पता तो होना चाहिए कि कितना है। और तीसरा, अब मैनेजमेंट में क्या होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज होते हैं। अब एम्प्लॉयज को पता करना होता है कि उनको क्या जितनी सैलरी मिल रही है क्या ठीक मिल रही है, तो क्या आ जाएगा इसमें, रीजनेबलनेस ऑफ सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि सपोज अगर कोई बिजनेस है, मान लो उसमें पांच पांच इंप्लॉय काम करते हैं, बस सिर्फ पांच ही है, और वो कमा रहा है करोड़ों रुपए, और उनको मिलती है सैलरी बड़ी कम, तो वो बोलेंगे ना कि यार इतना कमा रहा है बिजनेस, हमारे को दे ही नहीं रहा कुछ। तो रीजनेबलनेस तो पता लग जाती है सैलरी की। और क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह में, तो इनको कॉस्ट पता लग जाती है, जो भी इन्होंने सामान बेचा, कॉस्ट ऑफ सेल, तो उन्होंने जो भी सामान बेचा उसकी कॉस्ट पता लग जाएगी, तो इनको इसलिए चाहिए होती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स पहले तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। कुछ के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो आपकी बुक में बताए हुए हैं। जैसे तो एक तो हो गया लेंडर एंड क्रेडिटर, फिर आ गया आपके कस्टमर, फिर आ गया आपका गवर्नमेंट, थोड़ी राइटिंग ऐसी है देख लेना आप, गवर्नमेंट, फिर आगे कॉम्पिटिटर, फिर आगे इन्वेस्टर, क्या बोल सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, और क्या बोल सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप होते हैं, जैसे कुछ एनजीओज वगैरह होते हैं जो मतलब इंटरेस्ट लगते हैं बिजनेसेस में, वो अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों कैसे। ठीक है, अब लेंडर एंड क्रेडिटर, लेंडर एंड क्रेडिटर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए भाई, तो जी दो बातें, एक तो क्रेडिट वर्दीनेस, आपने बस लाइनें खुद लिख देनी है, टू नो द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस, ऐसे करके आपने लिख देना है। मैं आपको मेन वर्ड्स बता दूंगा, और अगर आपको इतना तो आपको स्टोरियां बनानी आनी चाहिए, अब अगर आपको आगे जाके करना है। क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस यानी मतलब एक तरीके से हो गया आपका कि
क्या बिजनेस से पैसे वापस आ पाएंगे, मतलब क्या उस बंदे की इतनी कैपेसिटी है कि जैसे बैंक हो गया, लेंडर एंड क्रेडिटर, लेंडर जैसे कि बैंक, अगर बैंक पैसे दे दे, ठीक है, और क्रेडिटर मतलब अगर किसी ने आपको उधार दिया है, किसी ने आपने आपने किसी से उधार पे सामान खरीद लिया कुछ भी, ठीक है, तो वो क्रेडिट वर्दीनेस देखने के लिए कि जैसे आप आपकी बैलेंस शीट देखेंगे और देखेंगे कि अच्छा इसके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, मतलब ये मेरा पैसा दे सकता है, इसकी कैपेसिटी है, और रिकवरेबिलिटी। तो ये सेम सी बात है कि रिकवर हो जाएंगे क्या पैसे, कि क्या पैसे मेरे रिकवर हो जाएंगे, इसलिए चाहिए होती है। कस्टमर को चाहिए होती है जनरल कंसिस्टेंसी, कि बिजनेस कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। अब जैसे कई बहुत से लोग हैं, ठीक है, जिनको जनरल कंसिस्टेंसी पता करनी होती है बिजनेस की। जैसे सपोज अगर मैं कोई मान लो अब मैगी है, मैगी बताए लोग खाते हैं, तो उनको अगर मैगी बंद हो जाएगी तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा, जैसे पीछे ऐसे बंद भी होगी थी काफी सालों पहले। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि जनरल कंसिस्टेंसी, कस्टमर को क्या चाहिए होता है कि वो चीज आती रहे, उनको मिलती रहे। गवर्नमेंट को सिंपल सी बात है क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्यों चाहिए होती है, याद रखना, फॉर टैक्स, टैक्स कि भाई कितना उन्होंने पे करना है, तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। कॉम्पिटिटर को जी स्ट्रेंथ देखने के लिए और वीकनेस देखने के लिए, तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस। जैसे अगर बंटी बिजनेस कर रहा है, उसके साथ किसी ने दुकान खोली, तो वो देखेगा कि कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, कितनी पेंसिलें बेच रहा है, वीकनेस क्या है कि जी मतलब इसको पेंसिल लाने में कैसे दिक्कत होती है, कहाँ से लाता है, क्या है, तो सारी देखेगा वो, ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। फिर आ गया इन्वेस्टर और रिसर्च एनालिस्ट, उनको क्या चाहिए होती है, उनको इसलिए चाहिए होती है रिस्क, की जी बिजनेस कितना रिस्क पे चला हुआ है, ठीक है। मान लो अब इसमें ऐसा होता है शेयर मार्केट वगैरह वाली बात आ जाती है, वो भी आपको पता नहीं है, पर ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप मोटे तौर पे इतना समझ लो कि रिस्क, कि अगर आप किसी बिजनेस में मान लो पैसा लगाए, तो आप देखेंगे कि कितना रिस्क पे चला हुआ है बिजनेस। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप उस बिजनेस में पैसा कमाएंगे लगाएंगे तो कितना पैसा वो आपको कमा के देगा, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि आपने कितना पैसा लगाया और कितना आपको कमा के दिया उसने। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब जिन्होंने देखना होता है सोसाइटी का पूरा, कि सोसाइटी को तो कुछ नहीं हो रहा, तो ये क्या देखेंगे, उससे देखेंगे इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को तो बिजनेस खराब नहीं कर रहा, तो इसलिए इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से वो पता लग जाता है, ठीक है। तो ये यूजर्स थे, इनको इसलिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो बस यही था इस वीडियो में। तो अभी तक हमने इस वीडियो में आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा है, चलो देख लेते हैं, स्टार्टिंग से आ जाता हूँ मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि क्या क्वालिटीज होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो रिलायबल होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। और हमने पढ़ा कि एंड प्रोडक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एक होता है बिज बैलेंस शीट, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बताता है प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, और ये क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पढ़ा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स यही है कि सारी चीज़ें लिखी हुई हों, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कितना है वो बता दिया, ठीक है, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जी कितने एसेट है कितनी लाइबिलिटी है वो बता दी, और इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर मतलब जी तो जितने भी यूजर्स हैं जिनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको वो बता दे। उसके बाद अगली चीज़ हमने क्या पढ़ी, अगली चीज़ हमने पढ़ी इंटरेस्टेड यूजर्स, कि इंटरेस्टेड यूजर्स को क्यों क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। इसकी समराइज वीडियो भी मैं डाल दूंगा, अगर आपको रिवाइज करने होगा या लंबी वीडियो पसंद नहीं आती तो आप वो देख लेना, ठीक है। नोट्स के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से डाउनलोड कर लेना इनको, ठीक है जी। बस इतना ही था इस वीडियो में, पार्ट 3 को अब हम खत्म करते हैं। ओके बाय।